दोस्तों नमस्कार। पिछले प्रोग्राम में हमने एक बात की थी कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। जब इन्वेडर्स की आर्मी आई हमारी कंट्री के अंदर, तो बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, बहुत बार हम वार जीते, लेकिन अल्टीमेटली वॉर हार गए, वो अपनी गलती की वजह से। यानी कि गलतियों से हम कम सीखते हैं। और आज हम बात करेंगे 1947 से के बाद हमने गलतियों से क्या-क्या गलतियाँ की और क्या-क्या सीखा। और बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी, फिल्म मेकर और हिस्टोरियन। राजन खन्ना जी, पहले हमने 1947 से बात की थी। शॉर्ट जी में सारी बातें करते थे, बहुत सी बातें कर जी सकते थे, लेकिन शॉर्ट में करनी थी क्योंकि वीडियो जी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए 1947 के बाद हमने क्या-क्या गलतियाँ की, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने क्या-क्या गलतियाँ की और हमें क्या सीखा और क्या नहीं सीखा? सबको मेरा नमस्कार। मेरे जो हमारे सूसाब के जितने दर्शक हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, ये क्या होता है कि जो रिसेंट होती हैं इंसिडेंट्स, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, उनके ऊपर कमेंट्री होती है। वो एक तत्काल उसके ऊपर हमारा एक कमेंट्री रिव्यू रहता है। जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पिछला भी किया था कि हमने इतिहास में कितनी गलतियां की थी, और आज जो कर रहे हैं ये जो है, ये कोई इवेंट स्पेसिफिक नहीं है। ये हमारा एक माइंडसेट है, हमारी पॉलिसीज जो रही हैं उसका हमने किस प्रकार से खमियाजा भुगता है, ये उसके लिए है। और ये जो है ये लॉन्ग टर्म है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से रिलेटेड कार्यक्रम है। इसलिए मेरा खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, उनसे मेरा आग्रह है कि इसको ध्यान से देखें और इस बात का जो है वो इस जो है इंश्योर करें कि जो हमने इतिहास में गलतियां की हैं और उसका हमने बहुत बड़े नतीजे भुगते हैं, वो हम भविष्य में ना कर पाए। तो हमने अभी तक जो पिछला हमारा एपिसोड था ना सूद साहब के साथ में, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि पिछले कई सौ साल में जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, किस प्रकार के शस्त्र अस्त्र जो हमारा दुश्मन लेकर आया, उसका हमारे पास में कई बार जवाब नहीं था। और हमारे पास जिस प्रकार के शस्त्र अस्त्र होने चाहिए थे, उनके कारण में हमने मार खाई। तो ये एक स्पेसिफिक जो है वेपन्स के साथ में घूम रहा हूँ, हमारी जो गलतियां हैं उनके ऊपर हमारा ये कार्यक्रम है। अब 1947 से हम शुरू होते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि देखिए कि जब भारत का विभाजन हो गया, तो जो इंडियन आर्मी थी उसका लगभग लगभग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, उसकी डिवीजन ऑलमोस्ट 2/3 भारत के पक्ष में, 1/3 पाकिस्तान, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी कम थी, उनके पास लैंड मास भी कम था। इंडियन आर्मी 70-30 की प्रपोर्शन में डिवाइड हुई और इंडियन एयरफोर्स जो 2/3 भारत के और 1/3 पाकिस्तान के पास में गई। तो पहला तो आक्रमण हमारे ऊपर पाकिस्तान ने कर ही दिया था, जो 20 अक्टूबर खन्ना 1947 साहब, को किया था। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। जब हाँ हमारा जी, बोलिए। पार्टीशन हुआ तो जो हमारे हैवी इक्विपमेंट थे, जी टैंक्स थे या आर्टिलरी थी, वो सारी की सारी तो पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पोस्टेड थी, तो सारी सारी पाकिस्तान के पास चली गई और नहीं, छोटी मोटी ऐसा चीजें हमारे पास। मैं बताता हूँ साहब। लगभग लगभग उस वक्त क्या हुआ था कि सेंचुरियन, सेकंड वर्ल्ड वॉर के सेंचुरियन जो टैंक्स थे, ये थे मतलब काफी हद तक। और एक बात मैं जो अंडरलाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और ये इस शुरू हुई 38 में, तो 7 साल तक ब्रिटिशर्स ने जो पैसिफिक की तरफ उनकी ऑपरेशन थे, उनका जितना भी वेपन सप्लाई था और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो उन्होंने भारत में रखी थी मैक्सिमम। ये ध्यान में रखिए। अभी जैसे ईशापुर फैक्ट्री थी राइफल, जो अपना वेस्ट बंगाल में है, वो उनके द्वारा तभी लगा दी गई थी। तो एक उस समय जो वर्ल्ड में जो एक किस्म के जो अत्याधुनिक उस समय के अनुसार जो हथियार थे, वो भारत में बन रहे थे। ये बात हमारे लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है। अब वो 47-48 में पाकिस्तान के साथ में जो चढ़ी, वो तो क्या माउंटेन वारफेयर था, उस पर सारे वेपन्स की तो नहीं थी। वो तो पॉलिसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। उसका जब हम तो क्या है कि हमारे जनरल करियप्पा जो फील्ड मार्शल बन गए, उन्होंने तो कहा ही था नेहरू को कि आप मेरे को अलाउ करिए और मैं जितनी जगह हमारी पाकिस्तान ने छीन ली है, जैसे यहाँ नीचे जो मीरपुर से लेकर के ऊपर पूंछ और पूंछ से ऊपर मुजफ्फराबाद तक और फिर गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारी जगह मैं वापस ले सकता हूँ कुछ ही दिनों में।
स्कार्डू में तो हमारे कर्नल बैठे थे थापा, वो तो बेचारे इंतजार करते रहे 1 साल तक, उन्होंने वो किया, हमने रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी। आज स्कार्डू पता है कितना आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो पाकिस्तान के हाथ में है। तो ये सारी गलतियां उस वक्त हमने की थी। ये एक अलग एक विषय है। मैं वेपन्स की बात कर रहा था कि कहां पर हमने शस्त्र अस्त्र नहीं बनाए और या हमने सामने काउंटर नहीं तैयार किया। तो उसमें क्या हो गया कि 47-48 के बाद में नेहरू ने एक ऐसी गलती जो है वो कर दी, इतनी बड़ी गलत पॉलिसी फॉलो कर दी कि जो चीज ब्रिटिश हमारे पास में एक यहाँ पर अप्रेंटिस छोड़ गए थे, जो फैक्ट्रीज छोड़ गए थे भारत में, वो फैक्ट्रीज में हमने क्या किया, उनको एक किस्म का डीकमीशन जैसे कर दिया ना, वैसे कर दिया। वहां पर तो हम गारमेंट्स बना रहे थे, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वहां पर तो गारमेंट्स बनते थे हमारे, ठीक है। आज और हमने समय के हिसाब से जिस तरह से अपग्रेडेशन करनी थी, ना केवल हमने अपग्रेडेशन नहीं की बल्कि हमने जो हमारे हाथ में था भी उसको भी डाउनग्रेड करते रहे लगातार। उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा 1962 वॉर में। 1962 वॉर में चाइना के साथ में मुंह की खाने की सबसे बड़ी जो रीजन भी हमारा यही था कि बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि हमने अपनी अगर एयरफोर्स यूज कर ली होती, ठीक है, तो उस वक्त हम बिल्कुल भी चाइना से मार नहीं खाते। और मैं भी इस मत का हूं, क्योंकि जो उस बात के जो पैसिफिस्ट है ना जी, जो वो इस बात को जो है सपोर्ट करते हैं, नहीं जी कि अगर हम कर लेते तो चाइना भी करता, चाइना करता तो हमारे एयरपोर्ट जो है उसके निशाने पे आ जाते, जो एयरफोर्स के हैं हमारे सिविलियन एरिया उनके निशाने पे आ जाते। ये किंतु परंतु का जो चक्कर है ना जी, युद्धों में नहीं देखा जाता। ठीक है खन्ना साहब, थोड़ी सी मैं आपकी बात में ऐड करता रहूंगा जहां जहां तक मुझे भी नॉलेज है। देखिए, जब 1962 का वार हुआ, पहले हमारी गलती थी कि हमने अपनी फोर्स को आगे भेजा ही नहीं, तैयारी नहीं कर रखी थी। और जैसे आपने कहा गारमेंट था, बहुत सी फैक्ट्रियों में खिलौने बन रहे थे, और उस टाइम पे जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर था वो तो एक कम्युनिस्ट था, उसने तो हमारी नेहरू और आर्मी के बीच में कनेक्शन नहीं रखा। दूसरी एक और बात है यहाँ पे, जहां तक एयरफोर्स की बात करते हैं, कि उस टाइम पे हमको सीआईए ने कहा कि आप अपनी एयरफोर्स को यूज मत करना, क्योंकि उनके पास एडवांस एयरफोर्स है। नेचुरली बात है कि जो यूएस छोड़ गए थे, वहां चाइना के राजा के पास उनकी एडवांस एयरफोर्स थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके जो मतलब एयर बेसिस है वो तिब्बत में तो है नहीं। ये यूएस की गलती की वजह से था, क्योंकि वहां से इतनी दूर तो उनकी फोर्स आ नहीं सकती थी, और अपने एयरफोर्स की यूज की होती, जैसे आपने ठीक कहा, तो हम एडवांटेज में होते चाइना के साथ। देखिए, मैं साहब उसमें 3 मेरे पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्या है, जहां तक हमारी जो लैंड फोर्सेस थी, जो हमारी आर्मी थी, वो उनके पास में मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थी, ठीक है। हमारा जो बेसिकली जो ट्रूप होता है, जो सॉल्ट ट्रूप था, उसके हाथ में तो 303 की राइफल थी, फील्ड इनफील्ड वाली, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली राइफलें थी कि बोल्ट एक्शन के उसको आप बोल्ट एक्शन करो, फिर एक बुलेट निकलेगी, फिर दूसरी। तो ये उनके हाथ में जो हमारा मेन जो हथियार था वो ये था। अच्छा, अभी उसके बाद में जो माउंटेन के लिए एक आर्टिलरी रहती है, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। आप अगर उस वक्त इन्वेंट्री देखेंगे ना जी, चाइना हमारे से कहीं आगे था आर्मी की। फिर आ जाओ आप सप्लाई लाइन के ऊपर, तो सप्लाईज भी जो थी हमारी यहाँ पर बिल्कुल हमने उनको आर्मी को जो थी वो लड़ने के लिए पूरी नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात जो आ गई वो आ गई आपकी कि जो विंटर वियर है जो आर्मी को चाहिए था सब जीरो में लड़ने के लिए, ठीक है। अक्टूबर में वॉर सर लड़ी गई है, तब तक तो हिमालय का टेम्परेचर जो है सब जीरो हो जाता है। तो उनके लिए ना तो जूते थे, ना उनके पास में सही प्रकार का विंटर वेयर था। तो ये तो हो गया जो हमारी इक्विपमेंट की शॉर्टेज थी। फिर आप मैं थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, मैं अरुणाचल के अंदर रहा हूं, मैं तो 70-80s के बाद 90s के आसपास गया हूं। वहां पे रोड्स नहीं, इन्होंने रोड्स बनाए नहीं, और वहां पे जो आपके हिल्स हैं वो मिट्टी के हिल्स हैं। और वहां पे जब आर्मी गई तो वहां पे जो जूते उनको थे नहीं उनके पास, तो उसके बाद जूते जो आपके बीएसएफ यूज करते उसके जूते फेंके गए, लेकिन वो जूते डिफरेंट साइज के थे। फिर जो आपकी सप्लाई लाइन थी, रोड से तो कुछ जा नहीं पा रहा था, सप्लाई लाइन के अंदर आम एयर ड्रॉपिंग की गई। एयर ड्रॉपिंग के अंदर 20% सामान उनके पास पहुंचा, 80% खाई में पहुंच गया। फिर उससे पे आर्मी को उसी टाइम भेजा गया जब लड़ाई शुरू हुई। यानी कि अगर पहले आर्मी को भेजा जाता तो तैयार होती, अपनी बंकर्स खोल के बैठी होती, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। हाँ, कुछ आगे चलिए। हाँ जी, अब बात आ जाती है एयरफोर्स के ऊपर। एयरफोर्स में ऐसा था कि 100% हम अगर हमारी एयरफोर्स यूज करते
तो हम चाइना को ना तो अक्साई चीन में आगे आने देते, ना हम उसको नेपाल में, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स हमारे से बड़ी इंफीरियर थी, बहुत इंफीरियर थी। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट डाटा के साथ में समझाऊंगा। हमारे दर्शक जो हैं वो जा सकते हैं इसके लिए, डिटेल के लिए गूगल पर, कि हमारे पास उस वक्त क्या क्या था। हमारे पास में एयरफोर्स में जो थे, जो हमने आज़ादी के टाइम पर वैम्पायर्स लिए थे, ये फर्स्ट जनरेशन सबसोनिक जो एयरक्राफ्ट था। उसके बाद में 1957 में सर हमने 3 एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जो लेटेस्ट थे। मिस्टियर थे, हंटर थे, कैनिब्रास थे, इनमें बॉम्बर्स थे सारे, ठीक है। चाइना के पास ये नहीं था, ध्यान करिए, हम उनसे बहुत सुपीरियर थे चाइना से, ठीक है। अब हमने जब ये अपना इस्तेमाल नहीं किया और ये सोचते रहे कि वो हमारे शहरों पे करेगा, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है चाइना ने कभी भारत के शहरों पे हमला नहीं करना था। कारण ये है, देखिए, हो सकता है हमारी जो आर्मी जो थे, एयरफोर्स, हमारे एरोड्रम थे, वो शायद 2-4 चाइना ले जाता, लेकिन ठीक है, वॉर होती है, लेते भी है, देते भी है, ठीक है। ये जो कलंक का टीका लग गया ना जी 1962 का हमारे माथे पे, ये नहीं लगना था, समझे। और शहरी आबादी पे तो करना ही नहीं था, क्योंकि कर देते तो फिर क्या होता है कि अगर देखो आप ना, फिर तो पूरी वर्ल्ड पावर्स आ जाती है ना गेम में। उस वक्त तक देखिए 62 तक चाइना जो था ये प्रोटेजे था रशिया का, वहां से। लेकिन रशिया ने हाथ धीरे धीरे चाइना से खींचना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसने तो आना नहीं था इनकी हेल्प में। और अमेरिका ने 100%, क्योंकि अमेरिका अगेंस्ट कम्युनिज्म था, उन्होंने हमारी सपोर्ट में आ जाना था। जॉन एफ कैनेडी ने तो कई बार अपनी स्टेटमेंट्स में कही, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे भी, कि नेहरू ने कई पत्र लिख करके तो उनसे मदद मांगी बाद में। ये जो अपने आप को वो कहता था कि भाई मैं शांति दूत हूँ और वो चिड़िया उड़ाएंगे पीस की है, वो सब बकवास है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, वो आर्मामेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। होमी बाबा ने जो है, हमने एक्चुअली तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो शुरू हो गया था TIFR से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से। जब पहली बार भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही डॉक्टर होमी बाबा जो थे वहां पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, भारत स्वतंत्र होने के बाद में। मैं थोड़ा सा फिर आपके बीच में कहूंगा कि आपकी नॉलेज को तो अप्रिशिएट करता हूँ। एक्चुअली चाइना ने देखा, जब उसने इंडिया पे अटैक किया, उस टाइम पे यूएस और रशिया, USSR, ये क्यूबा मिसाइल के अंदर चल रहा था इनका। हाँ जी, तो बिल्कुल। मैं एक दिन हम करेंगे ना 1962 वॉर पे, सारे एंगल आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ वेपनाइजेशन की। अब उधर क्या हो गया कि जब डॉक्टर होमी भाभा ने हमारा जो अपना ये एटॉमिक रिसर्च है, इसको बहुत अच्छी, और इंडिजिनस था, किसी की हेल्प नहीं थी उसमें, हमारा सब कुछ जो था, हमारे अपने लोग वो काम कर रहे थे। तो 1957-58 में हमने पहला रिएक्टर जो है अप्सरा 1 मेगावाट का, चाइना तो भी रशिया से भीख मांग रहा था कि भाई साहब हमें रिएक्टर दे दो कोई जो है जिस रिसर्च का, ठीक है। हमने तो शुरू कर दिया था, अप्सरा नाम था उसका, ये ट्रॉमे में। दूसरा रिएक्टर साइरस जो 100 मेगावाट का था, वो हमने 1960-61 में कमीशन कर दिया, ठीक है। ये 62 वॉर से पहली बात है, और चाइना अभी तक नजदीक में नहीं पहुंचा था। अगर हमने उस वक्त डॉक्टर होमी बाबा की बात मान करके, और कोई शायद सरदार पटेल जैसा अगर कोई नेता भारत में होता, तो मैं कहता हूँ चाइना की हिम्मत नहीं थी कि वो पैर भी रख जाता कि भारत के बॉर्डर के ऊपर। हम बना चुके होते, तब तक हमारा जो है एटॉमिक बम डिटरेंस के लिए था, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेपन हमने बनाने, हमको चीन से नहीं बनाए, जिसकी वजह से हमें तकलीफें आई। 1965 की जब युद्ध हुआ, ठीक है, आपको पता है 1965 का युद्ध असल में जो ऑपरेशन ग्रैंड सलाम है ना जी, ये जो अगस्त में इन्होंने किया अपना अखनूर में, उससे पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर कर चुके था अयूब, यहाँ पर जो फेल हो गया। जो सितंबर में जब हमने खोला इंटरनेशनल बॉर्डर सियालकोट सेक्टर और लाहौर, उसके जवाब में ना जी, ये उस वक्त जो हमारा एक इक्विलिब्रियम था ना जी हमारे वेपन्स का, वो पाकिस्तान के फेवर में हो चुका था। हम सोए हुए थे,
क्योंकि अप्रैल 1965 में, जिसको कहा जाता है ना, पाकिस्तान ऑलरेडी हैड टेस्टेड द वाटर्स। कच्छ में उन्होंने इंट्रूजन करके काफी ज्यादा हमारी चौकियां अपने कब्जे में ले ली थी। उस वक्त उन्होंने सब चीज जो है वो उन्होंने देख लिया था कि भारत का रिस्पांस कैसे होगा। उसी के आधार के ऊपर बाद में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पाकिस्तान ने प्लान किया था। तो वो पाकिस्तान के ने जब अप्रैल में कांड किया कच्छ में, तो उस वक्त क्या हम लोग सोए हुए थे? तो हमें पता था कि सेबर जेट स्टार फाइटर्स, पहला उस वक्त सेकंड जनरेशन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो था ना, वो स्टार फाइटर था, ठीक है जी, वो पाकिस्तान को मिल चुका था, उस वक्त ऑपरेशनलाइज हो चुका था, ठीक है। हम तो MiG-21 ले चुके थे, लेकिन हमने ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया। वार हिस्टोरियन जो है मेरे साथ में एग्री करेंगे कि 1965 के युद्ध में MiG-21 की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, वो मिनिमल था, बहुत कम था, क्योंकि हमने ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया था उसको पूरी तरह से। जबकि हमारे पास में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सेकंड जनरेशन का आ चुका था, ठीक है। अब उसके सामने हम वही पुराने मिस्टियर्स, हंटर्स और कैनबरा और वैम्पायर्स लेकर के पाकिस्तान के सामने लड़ते रहे। नाइट विजन कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने, अगर मुझसे पूछे तो 1965 के युद्ध में हमने पाकिस्तान के साथ में जो उनके पास में एयर इक्विपमेंट थी, उसमें हमने मार खाई है पाकिस्तान के सामने। ये ध्यान रखिए, ये हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से ये बात हुई। अब लेकिन आंखें धीरे धीरे करके खुली। 1971 का युद्ध आते आते तक हमने, मैं आपको खन्ना साहब बीच में इसलिए टोकते जा रहा हूँ कि थोड़ी मुझे बताइए। देखिए, जब 1965 का वार हुआ तो पाकिस्तान के पास आपके बेस्ट उनके पास टैंक्स थे जी, अमेरिकन टैंक्स थे जो इनपेनिट्रेबल थे, पैटर्न टैंक्स थे उनके पास। और इसी के दम पे, यानी कि उनके पास आपने जैसे कहा सेपर जेट थे, साथ में पैटर्न टैंक्स थे, तो उन्होंने इस पे इंडिया पे अटैक कर दिया। और अटैक किया तो उन्होंने ये भी कहा था कि अयूब की एक स्टेटमेंट थी कि हम ब्रेकफास्ट अमृतसर में करेंगे, लंच करेंगे हम आपके हरियाणा के अंदर जो जगह जहाँ पे हमारा वो है, और हमारा जो उनका डिनर होगा लाल किले पे होगा। और ये पहुंच जाते क्योंकि हमारे पास उनकी तैयारी थी उनको रोकने की। ये तो आपको एक और बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करूंगा, हमारे दर्शकों को पता हो, जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इनके जो बॉस थे जनरल, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, सरदार थे, जब उनके जो बॉस थे, उनको हमारे आर्मी चीफ का फोन आया कि भाई आप कहां से विड्रॉ कर लो, क्योंकि पाकिस्तान ने जनरल हरबख्श सिंह, तो उन्होंने मना कर दिया। तो दोबारा से उन्होंने फोन किया, कहते जी आप इसको विड्रॉ करो, दिस एन ऑर्डर, कहता यू सेंड मी रिटन ऑर्डर। उन्होंने रिटन ऑर्डर नहीं भेजा। और उस टाइम पे जो जनरल हरबख्श सिंह है, उन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तानी ट्रुप्स आ रहे थे तो उन्होंने एक नाले का पानी खोद दिया, जिससे उनके टैंक फंस गए। बहुत सी ऐसी बातें थी जी। वो सर, वो बड़ी एक मजे की बात है। वो दुनिया के अगर वॉर हिस्ट्रीज हैं तो उसमें एक जो उसको कहा जाता है बैटल ऑफ असल उत्तर, जो आपने जिक्र किया ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक दिन करेंगे इसके ऊपर शो कि क्या हुआ था। मैं क्योंकि उस इलाके से संबंध रखता हूँ तो मुझे खेमकरन और असल उत्तर मुझे पता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ये 71 में हमने हमारा 71 का बहुत बड़ा जीत का एक ये भी कारण था कि हमने तब तक अपने आप को काफी हद तक अपग्रेड कर लिया था। MiG-21 जो है ऑपरेशनलाइज हो चुके थे। एक हमने छोटा फाइटर जो है, जो डॉग फाइट में नेट है ना, अब जो जिसको एक ही परमवीर चक्र मिला एयरफोर्स में को निर्मलजीत सिंह सेखों, जिसने श्रीनगर के ऊपर डॉग फाइट में उनके स्टार फाइटर उड़ाए थे, वो नेट में था। निर्मलजीत सिंह सेखों। नेट छोटा एयरक्राफ्ट था, तो जब साबर आता था तो नेट घूम करके उसके पीछे चला जाता था। बिल्कुल। ये जो होता है ना, ये उस वक्त, आजकल तो वो जो है कंसेप्ट ही खत्म हो गया डॉग फाइट का, आज के एयरक्राफ्ट में खत्म हो चुका है। उस जमाने में डॉग फाइट होती थी, प्लेन्स आपस में एक दूसरे के साथ में जो है एंगेज किया करते थे, तो उसमें नेट की बड़ी सी मास्टरी थी। अच्छा, 71 के बाद में आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि कैसे हम लोग ने देखा नहीं फ्यूचर में कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और बेसिक ये होता है जी कि माइंड सेट पहले होना चाहिए, और ये सोच के चलो, उसको कहा जाता है शत्रु बोध जो होता है कि आपके शत्रु की तैयारी क्या है, वो आपके पास आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या क्या लेकर आएगा, किस प्रकार से करेगा, उसका आपने काउंटर कैसे करना है, ठीक है ना। दूसरा, आप जो है आपके पास में आपका ऑफेंसिव इक्विपमेंट क्या है, ये सारी जो होती है आपके पास में आपकी जो इक्विपमेंट है ना, उसकी तैयारी है।
1999 में कारगिल हो गया। अब वो स्टोरी भी बड़ी साफ है कि पाकिस्तान स्टिंगर मिसाइल जो है वो स्टिंगर मिसाइल है, हीट सीकिंग मिसाइल है, ठीक है। और हीट सीकिंग मिसाइल मतलब आपका अगर एयरक्राफ्ट उसकी रेंज में कहीं आ गया तो उसने तो उसके पीछे लग जाना, फॉलो करके डिस्ट्रॉय कर देना उसने। वो MiG-29 जो था हमारा अपना ये स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, वो उसके प्लेन को स्टिंगर नहीं उड़ाया था 90। तो हमने उस वक्त पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर हमारे पास जो लेजर गाइडेड बॉम्ब थे, ये हालांकि पहले आ चुके थे, लेकिन हमने उसकी इंटीग्रेशन की नहीं थी मिराज के साथ में। हम तैयारी नहीं होती हमारी, ठीक है। कितना बड़ा नुकसान उनको करना पड़ा। और आप सामने देखिए आपके, जब हमने किया और उसके बाद में युद्ध हमने हफ्ते भर में निपटा दिया, क्योंकि ऊपर से एयरफोर्स अटैक कर रही थी, नीचे से हमारे जवान जो है चौकियों पे कब्जा कर रहे थे। तो कारगिल वॉर वाज ओवर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो ये सारी बातें हैं ना, जो हम जब वेपनाइजेशन अपनी तैयार नहीं करते, तो मेरा संदर्भ जो था ना, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये था कि जो पास्ट है, हिस्ट्री है, वो सीखने के लिए है। क्या आज हम फ्यूचर के लिए तैयार बैठे हैं क्या? मैं आपको थोड़ा सा फिर एक और कह दूं, उस टाइम पे हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। आज जो खुद बना रहे हैं यहाँ पे, प्रचंड बना रहे हैं। फिर हमारे पास जैसे कहा ना कि हमारे पास प्रॉपर एमुनिशन नहीं था, फोर्स का एमुनिशन नहीं था, उसको उसी टाइम पे मंगवाया। और जो सारी की सारी गलतियां ना, जैसे हमारे आर्मी का चीफ कहता है जी हम अपनी एयरफोर्स को यूज नहीं करेंगे। बीपी मलिक का तो ये था, उसकी वजह से कितने हमारे सोल्जर मारे गए। खैर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच बीच में, और लेकिन पब्लिक को ये पता होना चाहिए, आप तो जानते हैं सब चीजों को। हाँ बिल्कुल जी। अभी क्या हुआ कि आप हाल ही में अगर हम पूरा हमारा इवेल्युएशन करते हैं ना जी, कि इस वक्त हमारे पास क्या है, फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, तो एक बात ब्रॉडली मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम अभी तक हेवीली डिपेंडेंट थे इंपोर्टेड इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी जो उसके साथ में एक मजबूरी लगी होती है ना, वो ये होती है कि इंपोर्टेड इक्विपमेंट जो है आपकी, उसके आपको याद, आपने एक बार बात कही थी कि जब हम बोफर्स यूज कर रहे थे कारगिल में, हमारे पास एम्यूनिशन नहीं था, ठीक है। उस वक्त उसके बोफर्स का एम्यूनिशन नहीं था, क्योंकि हम तो क्या है, बोफर्स सप्लायर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि वो एम्यूनिशन देगा, ठीक है। उनके साथ में जियोपॉलिटिक्स लगी हुई है, उनके साथ में लगा है ये काम करेंगे तो भारत को फायदा होगा, ये करेंगे तो पाकिस्तान को होगा, ये करें ना करें, इस प्रकार की चीजें जुड़ी होती हैं। तो अब जब आज के सिनेरियो में ये जरूर हो चुका था कि हमको अपनी पूरी जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको इंडिजिनाइज करना है, ठीक है। अभी आपने उसको इंडिजिनाइज करना, ठीक है। इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक स्पेसिफिक होगी। मान लीजिए कि आपको बनाना है, एक फील्ड गन बनानी है, ठीक है। फील्ड गन अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी जाकर के वो पुणे में बननी शुरू हुई है, और उसका भी पहले लोगों ने ट्रायल ही नहीं करवाया था। वो तो पारीकर बेचारा जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने उनका जो है वो बात सुनी, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड गन्स इन द वर्ल्ड। वो अभी आपको कितनी चाहिए? इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट लाएगी तो हमें क्या है कि 200 फील्ड गन चाहिए। अब स्टेट ऑफ द आर्ट आपने बनानी है, तो आप केवल 200 बना करके फैक्ट्री थोड़े बंद कर दोगे। आप लेबर कहाँ लेके जाओगे? इतनी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कहाँ लेके जाओगे? तो आपको क्या करना होता है कि आप बनाते हो मास प्रोडक्शन, उसमें उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी बन जाती है, और उसमें फिर आप उसकी क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हो। तो आप 200 गन इंडियन आर्मी को दे दी, 800 कहाँ लेके जाओगे? तो हमारी पॉलिसी तो ये थी कि हम तो क्या शांति प्रिय देश हैं, हम तो हथियार बनाएंगे नहीं, हम तो हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी तो इमेज खराब हो जाती है। अरे तो जो हमला करने आता है थोड़े तुम्हारी इमेज की तार करके रख देता है। यहाँ पे किस चीज की इमेज तुम्हारी? शांति की इमेज कौन? आज 2000 साल में किसने तुम्हारी शांति सुनी थी यार, जो आज तुम्हारी शांति करते रहते हो? तो आपने जब यहाँ पर ये सोचा कि आज ब्रह्मोस है ना जी, आज ब्रह्मोस तो मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया मांग रही है, वो हम डिसाइड करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। कहीं तो ये ना हो जाए कि किसी कंट्री को दे दिया और वो बाद में क्या पाकिस्तान को दे दे रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। ये भी तो सोचना है ना हमने। तो इसके लिए हमने
देखा है आज सबसे ज्यादा कामयाब वो हथियार हो गया, क्योंकि ना केवल हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, वो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, तो उसमें से जो हमारे पास पैसा आएगा उसके साथ में हम और ज्यादा फर्दर उसमें रिसर्च डेवलपमेंट और ज्यादा उसको हम इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा नई चीजें हम तैयार कर सकते हैं। तो पहली तो पॉलिसी मैटर था कि हम वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जो मैटर था ना वो सबसे बड़ी हमारी गलती रही है, जिसको अब जाकर के प्रधानमंत्री ने दुरुस्त कर दिया कि हम बनाएंगे भी, हम बेचेंगे भी। हम जो है आज हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई सारे, आज लोग हमारे से आकाश तीर मांग रहे हैं, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जा रहे हैं, स्वाति रेडार जा रहा है, ठीक है, ब्रह्मोस तो डिमांड में है ही है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि एक बार तेजस इन्होंने सही प्रकार से उसका इंजन उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया ना, तो दुनिया में इस कॉस्ट में जो है ना फोर्थ जनरेशन जो प्लेन है ना, इससे बढ़िया कोई नहीं होगा जब पूरी तरह चला गया। तो ये सारी एक तो पॉलिसी मैटर जो था हमको अपना क्लियर करना था, जो हमने आज भगवान की कृपा से इस सरकार ने कर दिया है कि हम बनाएंगे भी बेचेंगे भी, ठीक है, जहां दिल करेगा बेचेंगे। अर्मेनिया को बेच रहे हैं, फिलीपीन को बेच रहे हैं, इंडोनेशिया को बेच रहे हैं, ये ग्रीस को बेच रहे हैं। आने वाले टाइम पे शायद हमारे से यूएई ने भी शायद ब्रह्मोस मांगे हुए हैं, तो हम अपने दोस्त कंट्रीज को देंगे। फिर आ जाती बात जो पीछे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे हमने क्या लर्न किया, लेटेस्ट जो हमने वॉर लड़ी है ना जी, वो हमने लेटेस्ट उससे ये लर्न किया है कि दुश्मन के पास में क्या है उसके ऊपर हमने पूरी तरह से नजर नहीं रखी हुई थी। ये आप ध्यान में रखिए। उन्होंने जो JF-17 जो उनका एयरक्राफ्ट है ना जी, वो एयरक्राफ्ट ये कहते हैं पाकिस्तानी कि हमारी और चाइना की जॉइंट प्रोडक्शन है, वो झूठ है। जिस कंट्री में वो एक पेच नहीं बनता, वो क्या एयरक्राफ्ट जॉइंट प्रोडक्शन में करेगा। वो 100% JF-17 चाइना का एयरक्राफ्ट है। वो असेंबली जो है वो इनकी यहाँ पर टेक्सला में एक इनका असेंबली यूनिट है रावलपिंडी के पास में, वो वहां पर ये असेंबल करते हैं और कहते हैं ये हमारा जॉइंट प्रोडक्शन है। उसका एक फायदा और चीन को भी ये है कि चीन कुछ कंट्रीज को डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वो पाकिस्तान के थ्रू कर देता है, ठीक है। अब उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में मेरा जो स्टडी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने पूरी नजर नहीं रखी हुई थी। उन्होंने स्वीडन से साब जो उनका एवॉक्स है वो किस तरह से उन्होंने इंटीग्रेट किया, जो उन्होंने इनसे J-10C एयरक्राफ्ट लिए चाइना से, है ना, और PL-15 उस पर BBR मिसाइल लोड किए हुए थे, है ना जी। वो बहुत बड़ा उनका एक ऑफेंसिव था। आप याद ध्यान रखिए 6 तारीख रात को 7 सुबह 1 बज के समथिंग जब हमने हमला किया ना, तो ये 7 तारीख उसके बाद में हम एक दिन के लिए शांत हो गए थे। हमने वापस से जो शुरू किए ना वो हमने 8 के बाद में, और फिर उसके बाद में जो मेन हमारे हुए वो हमने किए, क्योंकि उस वक्त क्या हो गया था कि 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा मेन ऑफेंसिव वेपन जो था वो था रफाले। रफाले ने, अगर आप मेरे से पूछिए कि इन्होंने हमको सोर्स कोड नहीं दिया था, सोर्स कोड ना देने के कारण से हम उसके ऊपर ब्रह्मोस जो है मेट नहीं कर पाए। ब्रह्मोस जो था एयर टू सरफेस जो था वो अगर कर दिया होता तो हमने पहले दिन ही तबाही कर देनी थी वहां पे पाकिस्तान में, और वो हमारे तक पहुंच भी पाए ना अगर 6 तारीख रात को। उसका भी कारण यही था कि उन्होंने उनके पास में जो PL-15 था बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था, वो चाइना ने तो 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तो मिसाइल वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इनको 300-350 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल दे दिया चाइना ने। तो हमने मार क्या चीजों पे हम लोग खाते हैं कि दुश्मन के पास क्या है उसको हमने कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उसके ऊपर नहीं। और फिर हमारा ऑफेंसिव, आज हम शोर मचा रहे हैं, हमारे डिफेंस एनालिस्ट बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ जो नॉलेजेबल पीपल है, वो कहते हैं जी अभी JF-35 जो स्टेल्थ है 5th जनरेशन है चाइना का, वो पाकिस्तान को दे रहा है, पक्की बात है दे रहा है, ठीक है। हमारे पास भी स्टेल्थ होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि उनके स्टेल्थ का उनका स्टेल्थ तो हमारे पास में रडार कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ना जी, कि उनके स्टेल्थ को हम डिटेक्ट कर सके, ठीक है ना। हाँ, हमारे पास तो वो कैपेबिलिटी, हमारे स्टेल्थ से थोड़े काउंटर करेंगे। हमारा जो स्टेल्थ आएगा Su-15 आवे या हम F-35 लें या हमारा अपना खुद का MK डेवलप हो, वो तो हमारा ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में आ जाता है।
JF-35 के सामने जो हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, ये हमको पहले एस्टेब्लिश करनी है। और ऑफ कोर्स हमारे को तो क्या, हमारा इनका भी है, जल्दी जितना बने, या जब तक नहीं बनता हम Su-57 ले लें रशिया का, या हम F-35 कोई भी ले, वो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में गिना जाएगा। अब अगोरा क्लास इन्होंने दे दिया सबमरीन उनको, पाकिस्तान को, हाँ जी, ठीक है, वो आकर के बैठ जाएगा, अभी देख लेना आप, क्योंकि वो तो पागल मुल्क है ना। उनके लिए एक ध्यान में रखिए कि जब जो हमारे ट्रूप्स हैं या हमारे पॉलिसी प्लानर है ना, पहला लेसन उनको होना चाहिए, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। पहला लेसन आर्मी में इनकी साइकोलॉजी के ऊपर होना चाहिए। ये इनकी साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन लाइफ उनके लिए सर मैटर नहीं करती, एक ध्यान करना। हमारे यहाँ पे हम कारगिल में 550 सोल्जर हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, हमने एग्जैक्ट नंबर दे दिया कितने हुए थे, उनके 5000 मर गए, वो वापस बॉडी लेने को तैयार नहीं है, उनके पास कोई, उनके लिए कोई भी मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। इसके लिए वो तो कहते हैं क्या, सऊदी ने कहा ठीक है हम आपको $2 बिलियन देते हैं, बंदे भेज दो, कल ले जाओ, हम तो रोज ही पैदा करते हैं, ठीक है, 10-20 हजार मर भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऑपरेशन संदूर में आपको पता है, पहली हमारे डिफेंस वालों की स्टेटमेंट ये आई थी कि हमारा कोई पायलट नहीं मरा। हमारे लिए हमारे जो सैनिक है उसकी जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट सेकंड ही आती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या करना है कि वो तो पागलों की तरह चाइना ने दे दिया उनको, सबमरीन घूमते लेके इंडियन ओशियन में और बे ऑफ बंगाल में, अब देखना ले लेके घूमेंगे, हमने क्या तोड़ निकाला उसका, वो हमको देखना पड़ेगा। आज जब मैंने कल के शो में आपको बताया था, ये जो HS-15 ट्रक माउंटेड गन्स 250 चाइना ने दिए हैं, इन्होंने लगा दिए हैं उधर पूरे LOC पे। अब वो उसका इस्तेमाल जो होगा ना, मैक्सिमम आप देख लेना, जो हमारी ये बेल्ट है ना जी, ये सुंदरबनी की बेल्ट है, पुंछ की, रजौरी की, सुरनकोट की, उरी सेक्टर, यहाँ दागते रहेंगे वो सिविलियन के ऊपर। हमारे पास तोड़ क्या उसका, और हमारे पास में अपना खुद का हमने प्रोग्राम, हमको बॉटलनेक ये है जी कि चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने, और जो हमारे भविष्य के दुश्मन है उनके सामने हमको फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम जो रखना है, इंडिजिनाइज करना है, और पूरी ताकत जो है, हमने पहले बहाना हुआ करता था यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अब यार आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, ठीक है, 5 की होने जा रही है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, तो सुरक्षा आपकी है तो आपका इकोनॉमी, आपका देश, आपका कल्चर, आपका गीत संगीत, आपके त्योहार सब है। आपके पास सुरक्षा नहीं है ना, तो कोई भी औरंगजेब आकर के होली मनाने पे, दिवाली मनाने पर यहाँ पर आपके पाबंदी लगा देगा, ये आम हिंदुस्तानी को समझ लेना चाहिए जी। बिल्कुल सही बात। देखिए मैं आपने फिर जो हैंगर क्लास सबमरीन की बात की, चाइना ने पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास सबमरीन दिए जिनके अंदर AIP सिस्टम रखा है, यानी कि पानी के अंदर जा रह सकती हैं, और एक उनको डिलीवर कर दिया। लेकिन इंडिया भी तैयारी कर रहा है। इंडिया ने 25 सबमरीन बनाने का प्लान बनाया हुआ, $31 बिलियन पे, और उसमें से 3 हमारे फ्रांस के साथ बन रही है, 5 हमारी बन रही है जर्मनी के साथ, जिनके अंदर AIP सिस्टम होगा, और बाकी जो है SSN और SSB यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन, वो हम इंडिया बना रहे हैं, बहुत से बना चुके हैं, बाकी इंडिया बना रहा है, तो इंडिया तैयारी तो कर रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, हमने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब हमें फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें क्या, और आज हमारे पास गवर्नमेंट इस टाइप की जो फ्यूचर का सोचती है, बहुत से इक्विपमेंट बन रहे हैं हमारे पास। जैसे हमने 5 S-400 दिखाई दी थी, 5 और ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर 5 हमने कुशा जो मिसाइल सिस्टम है वो भी उसका उसी टाइप का है, यानी कि इंडिजिनियस सिस्टम है। और आज इंडिया के अंदर जो इक्विपमेंट बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सामान यहाँ पे बने, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़े तो भी इंडिया के अंदर कर सके, और उसके इक्विपमेंट चाहिए तो भी कर सके। अगर हमें अपग्रेड करना है तो हमें उस प्लेन को भेजना नहीं पड़ेगा। जैसे Su-30 MKI हमने लिए थे 2010 में, उनको अपग्रेडेशन किया जा रहा है ताकि ये प्लेन 2040 या 2050 तक चल सके, और इन प्लेन का अपग्रेडेशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। और जो आपके रशियन टेक्नीशियंस वो आ रहे हैं, हमने रोमियो जो हेलीकॉप्टर से 24 लिए थे US के से, और उनको उसके लेने के बाद अपग्रेडेशन किया जा रहा है, और अपग्रेडेशन करने के लिए बार-बार इनको भेजा जा रहा है अमेरिका के अंदर। और इसके साथ-साथ हम अगर अपने हेलीकॉप्टर बनाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट हेलीकॉप्टर इंडिजिनियस बनाया जो अटैक हेलीकॉप्टर है, उसका अपग्रेडेशन इंडिया के अंदर किया जाएगा, उसके इक्विपमेंट भी इंडिया के अंदर लगाए जाएंगे। आज इंडिया जो भी एग्रीमेंट कर रहा है
वो कर रहा है, जैसे फ्रांस के साथ कर रहा है कि इसको मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर किया जाएगा, जबकि फ्रांस पूरे तरीके से कोड देने को तैयार नहीं है। लेकिन रशिया ने कहा कि आप हमसे जो है Su-57 लोगे, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसका आपको कोड भी देंगे, उसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी करेंगे, उसके अंदर R-77 मिसाइल भी लगाई जाएगी, जो सबसे पावरफुल मिसाइल है। तो आज इंडिया इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है और इसी पे हम देश मतलब पीएम मोदी का मुबारकबाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो देश की सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। आप फाइनल कमेंट दीजिए, फिर प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। जी, मेरा वही कहना है साहब कि हमारा जितना भी प्लान है फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए, किसी की परवाह नहीं। हमारे लिए हमारा राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रख करके और इतिहास के से हमको सबक लेकर के बहुत दफा हमने, क्योंकि पूरी जो जिस प्रकार के वेपन हमारे को चाहिए थे नहीं थे, उसकी वजह से हमने मार खाई है। हमको अपने शत्रुओं से एक कदम आगे रहना है, ये ध्यान में रख करके हमारा पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, इंडिजिनाइज होना चाहिए। और किसी की भी इस मामले में जैसे होता है ना कि जीरो टॉलरेंस, हम दुनिया में वो लॉकहीड मार्टिन हो कि जी इलेक्ट्रिकल वाला हो जो हमको इंजन नहीं दे रहे हैं, या डिसॉल्ट हो या कोई भी हो, सबके साथ में सभी कंपनीज को क्लियर है कि हमारे लिए हमारी डिफेंस सर्वोपरि है। हमें कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं चाहिए। आप अगर हमारी टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्वागत है, नहीं कर रहे तो हम जो है दूसरा रास्ता देखेंगे। बस इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोशिश करेंगे खन्ना साहब के साथ कुछ हिस्टोरिकल प्रोग्राम बनाए, इसी टाइप के प्रोग्राम बनाए। बहुत से इंसिडेंट इंडिया के अंदर हुई हैं, बहुत से हिस्टोरिकल मिस्टेक्स भी हुई हैं, और बहुत से हिस्ट्री के अंदर हमने सीखा भी है और बड़ा अच्छा काम की भी है। जी, धीरे धीरे सब पे कोशिश करेंगे प्रोग्राम बनाने की, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।